हेलो यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स। आज हमारी की कॉन्सेप्ट सीरीज में लेक्चर नंबर 20 पर अब हम आ चुके हैं। आज ये हमारा लास्ट सेशन है, जैसे मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, लास्ट सेशन है ऑफ द सीरीज की कॉन्सेप्ट सीरीज का। और आज की कॉन्सेप्ट सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशंस जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड अदरवाइज फॉर द पर्पज सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया एंड वेलफेयर ऑफ द लेबर। सो हम बात करेंगे आज ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ, इसकी बात करेंगे। वैसे तो मैं पहले भी कवर अप कर चुका हूं इन ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे ईपीएफओ हो या फिर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो, ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस हम पहले कवर अप कर चुके हैं जब हमने स्पेसिफिक एक्ट की बात की थी। ठीक है, जब हमने एक्ट्स कवर अप किए थे तो मैंने स्पेसिफिकली इन एस्पेक्ट पे बात ऑलरेडी कर ली है। बट क्योंकि हमने जो एक्ट कवर अप किए हैं वो लीगल एस्पेक्ट पे या फिर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमने कवर अप किया था, लेकिन आज इन दोनों एक्ट को आज इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के फॉर्म में कवर अप करेंगे कि इनका क्या फंक्शन रहता है, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन्हें कैसे अचीव करने, ये कैसे इसे अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि ये भी आपको ईपीएफओ के एग्जामिनेशन में आ सकता है, चाहे वो ईओ एओ का एग्जामिनेशन हो या फिर एपीएफसी का एग्जामिनेशन हो, तो दोनों एग्जामिनेशन में आपको ये पूछा जा सकता है। तो आज के इस टॉपिक में हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ मैं आपसे, क्योंकि लास्ट सेशन है, तो जो भी क्वेरी डाउट्स आपके क्वेरी होंगे वो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और आप इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसे भी यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑल योर फीडबैक, कंसर्न, क्वेरीज एंड ऑल। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि जो भी आपका कंसर्न रहे उसे आप चैट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं उसे रीड करके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट टाइम पे आंसर कर सकूं। तो आज हमने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को कवर अप करना है। सबसे पहले बात करेंगे ईपीएफओ की, एम्प्लॉय स्टेट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। सो मच सो कि इसमें द नंबर ऑफ, अगर आप सिर्फ सब्सक्राइबर्स या मेंबर्स की बात करेंगे तो दैट इज अराउंड 25 करोड़, 25 करोड़ के आसपास को इसके सब्सक्राइबर्स ही हैं। और ये सब्सक्राइबर्स कौन हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहती है इसमें सब्सक्राइब करने की, ये मैं पहले कवर अप कर चुका हूँ इन आर ईपीएफओ एक्ट इटसेल्फ और ईपीएफ एक्ट इटसेल्फ। सो उसमें से आपको अगर आपने अभी इस सीरीज में पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आई विल सजेस्ट कि उन वीडियोस को पहले आप कवर अप करें सो दैट इट कैन बी एज बेनिफिशियल एज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उन सारे कॉन्सेप्ट्स की जो हमने इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज में कवर अप किए हैं, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो से पहले बाकी सीरीज नहीं कवर अप की है तो आई विल सजेस्ट कि इसे कर लीजिए, बिकॉज एग्जाम आपका 2 जून 2023 को है, तो बहुत समय आपके पास नहीं रह गया। इट विल बी गुड इफ़ यू कैन कंप्लीट इट ऑन टाइम एंड मेमोराइज कीजिए। ये जो पीपीटी आप देख रहे हैं सारी पीडीएफ के फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आगे चलते हैं एंड हम इस बात कर रहे थे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशंस की। तो जैसे कि हमने बात किया कि इसमें जो अगर आप मेंबर्स की बात करेंगे सो दे इटसेल्फ अराउंड 25 करोड़ के आसपास। और अगर हम ये देखें कि ये फंड कितना मैनेज करता है, ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंड कितना मैनेज करती है, तो वो आपका 6 लाख करोड़ के आसपास का फंड है जो ये मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग स्कीम्स में अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो मैं क्यूमुलेटिवली आपको बता रहा हूं कि 6 लाख करोड़ का पूरा फंड है जो ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। नाउ ये नंबर जो है और 25 करोड़ का नंबर जो सब्सक्राइबर्स हैं, 6 लाख करोड़ रुपए जो ये मैनेज कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा नंबर बन जाता है। और इसकी वजह से ईपीएफओ वर्ल्ड की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली ऑर्गेनाइजेशन में शामिल की जाती है। ना इसके अलावा अगर इससे एम्प्लॉइज़ की हमने बात की कि जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं वो 25 करोड़ के आसपास बन जाते हैं, या टू बी प्रिसाइज अगर हम 2019-20 के डेटा की बात करें तो दैट इज़ 24 करोड़ 77 लाख। इसके दूसरी तरफ अगर बात करें जो ऑर्गेनाइजेशंस या एस्टेब्लिशमेंट्स इसके साथ रजिस्टर्ड है, बिकॉज अल्टीमेटली ये बेनिफिट रजिस्ट्री जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके थ्रू होकर मिलता है एम्प्लॉइज़ को, बिकॉज एम्प्लॉयर ही कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं इस फंड में। हम आगे बात करेंगे इसके एस्पेक्ट पे फिर से। वैसे तो मैं डिटेल में कवर अप कर चुका हूँ इसकी कॉन्सेप्ट सीरीज में पहले, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हैं। नाउ
सो यहाँ पे जब एम्प्लॉयर की बात करते हो तो यहाँ पे 6 लाख के आसपास तो एम्प्लॉयर या एस्टेब्लिशमेंट्स भी रजिस्टर्ड हैं विद ईपीएफओ, तो दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी बिग इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. नाउ टू करेक्ट माई सेल्फ हेयर, ये दिस इज 4 लाख के आसपास या 4 लाख के आसपास जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो ईपीएफओ के साथ रजिस्टर्ड है. एम्प्लॉयज कितने रजिस्टर्ड है, मेंबर्स कितने रजिस्टर्ड है, अराउंड 25 करोड़. एंड एम्प्लॉयर्स या स्टैब्लिशमेंट कितनी रजिस्टर्ड है, दैट इज 4 लाख के आसपास जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर्ड है. फंड कितना मैनेज करते हैं ये इन टोटल, दैट इज 6 लाख करोड़ के आसपास का फंड जो है ये मैनेज कर रहे हैं. सो दैट मेक्स अ बिग नंबर. नाउ क्यों मैं ये नंबर डिस्कस कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको इस नंबर के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट इन जनरल आपको एक ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में वो पूछ सकते हैं या ऑप्शंस के फॉर्म में दे कैन पुट इट इन योर ऑब्जेक्टिव पेपर. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए ही बताया मैंने आपको ना. दूसरी बात करते हैं अब इस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट की स्टोरी ना. ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होती है विद अ ऑर्डिनेंस, एक ऑर्डिनेंस लेके आती है सेंट्रल गवर्नमेंट. उस ऑर्डिनेंस को का नाम है दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस, जो कि आया 1951 में. 1951 में पहले ऑर्डिनेंस लेके आया गया और इसके बाद प्रॉपर पार्लियामेंट से एक्ट पास करवाया गया, दैट इज इन 1952. सो दिस इज ईपीएफ फंड, जिससे ईपीएफ फंड एंड मिसलेनियस सर्विसेज एक्ट 1952, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा ईपीएफओ का ऑर्गेनाइजेशन को बेस मिलेगा, एक फाउंडेशन मिलेगी जिस जहां से अपनी पावर फंक्शंस डिराइव करेगा इस एक्ट के दिए हुए प्रोविजन से. नाउ इस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 25 करोड़ के आसपास मेंबर्स को मैनेज कर रही है, 4 लाख के आसपास एस्टैब्लिशमेंट्स को इसके दायरे में लेके आया गया है, 6 लाख करोड़ का फंड मैनेज कर रही है, तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चाहिए. ना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका जो सबसे एपेक्स बॉडी है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है वो इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं. एंड देन देयर विल बी अ डायरेक्टर जनरल आल्सो हु विल हेड द होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. एंड इस बोर्ड को हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर या ट्राइपार्टाइट बॉडी. क्यों, जैसे हमने पहले देखा, ट्राइपार्टाइट का मतलब है 3 लोग या 3 पार्टीज. पहली पार्टी इसमें रहेगी आपकी गवर्नमेंट, बिकॉज ये गवर्नमेंट बॉडी है. दूसरी पार्टी है इसमें एम्प्लॉइज एंड तीसरी पार्टी है इसमें एम्प्लॉयर्स. तो 3 लोग इसमें आ जाते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज. ये 3 लोग आ जाते हैं. तीनों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इस बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर हैं. ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में 3 तरह के सेक्शन से लोग आते हैं. पहला गवर्नमेंट, दूसरा एम्प्लॉयर और तीसरा एम्प्लॉय. तो तीनों की रिप्रेजेंटेशन जो है इस बॉडी में रहती है, ताकि अकॉर्डिंगली जब ये बॉडी फॉर्मुलेट करे अपने पॉलिसीज को तो सभी के हितों का ध्यान रखा जा सके. नाउ इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के का जो मेन डोमेन एरिया है, दैट इज टू फॉर्मुलेट एंड मैनेज द होल ऑफ द कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम और ऐसे ही इंश्योरेंस स्कीम. हमें पता है कि इस पूरे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन जो है या जो ईपीएफ एक्ट है उसमें 3 तरह की स्कीम्स की बात की गई है. एक है आपकी प्रोविडेंट फंड स्कीम, देन सेकंड इज योर पेंशन स्कीम एंड थर्ड इज योर इंश्योरेंस स्कीम. अभी हम आगे इसको इलैबोरेट करेंगे. तो तीनों ही स्कीम्स पर काम करना, इनको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का काम रहेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का काम रहेगा. और इसकी फंक्शनिंग को स्मूदन करने के लिए कई सारे रीजनल सेंटर्स भी हैं. इन टोटल देयर आर एट प्रेजेंट 138 लोकेशंस जहां पर ईपीएफओ के ऑफिसेज हैं फॉर हैविंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द मेंबर्स. ठीक है, मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए these are the regional offices also. This number varies from data to data. So this is the recent data which I have taken from the website itself. EPFO की वेबसाइट से ही ये डेटा लिया गया है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. नाउ इसके बाद आगे चलते हैं. अब बात करेंगे इसके विजन की. नाउ आपको एग्जाम में यहां से एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू विजन ऑफ ईपीएफओ, क्योंकि इस विजन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी है, दैट इज निर्बद्ध. दैट इज निर्बद्ध. निर्बद्ध मीन्स सीमलेस एंड अनइंटरप्टेड सर्विस डिलीवरी. ठीक है, अगर मैं पूरे विजन को पढ़ूं तो इट इज एन इनोवेशन ड्रिवन सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन
innovation driven social security organization aiming to extend universal coverage and ensuring nirbandh seamless and uninterrupted service delivery to its stakeholders through state of art टेक्नोलॉजी। ना इसका मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा अब, ठीक है। हमने कोविड की सिचुएशन पे देखा, और मैं कई बार पहले भी एग्जांपल ये लेके चुका हूँ कि ईपीएफओ ने कितना अच्छा काम किया था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, जब लोगों की नौकरी चली गई, उनके पास घर चलाने तक का पैसा नहीं है। सो फॉर दैट पीरियड ईपीएफओ गिव देम द फ्लेक्सिबिलिटी कि भाई आप अपना ईपीएफओ का जो फंड है उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ करके अपना जो गुजारा है, अपनी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ कि एक इतना बड़ा पेंडेमिक भी जो है वो ईपीएफओ को सर्विस देने से नहीं रोक पाया। क्यों? बिकॉज ईपीएफओ का खुद का विजन है दैट इज निर्बद्ध, कि निर्बद्ध तरीके से या सीमलेस तरीके से विदाउट एनी इंटरप्शन वो अपनी सर्विसेज जो है लोगों तक पहुंचा सके। नाउ इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए ईपीएफओ ने एक पूरा डेटाबेस, एक ऑनलाइन डेटाबेस या पोर्टल बनाने का कोशिश किया है, जहां पर वो हर एक वर्कर को अब यूनिवर्सल नंबर दे रहे हैं या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे रहे हैं फॉर देयर ईपीएफओ फंड, ताकि वो उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो ये इसी विजन को फॉलो करते हुए इस पूरे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसको हम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोल रहे हैं, यूएएन, ठीक है। ये विजन से मैं जोड़ रहा हूं बिकॉज ये विजन ही है जिससे आपको डायरेक्शन मिलती है कि आप कहां से किस डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं अपने इन सब्सक्राइबर्स के लिए। बिकॉज ये सब्सक्राइबर एक्चुअल में बहुत कम अर्न करने वाला एम्प्लॉई है इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेबर है इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इसलिए इसको खास कर कितनी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है या उसके लिए एक वेलफेयर का एनवायरनमेंट कैसे बनाया जा सकता है, इसमें ईपीएफओ का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा। सो इसको अब समझते हुए ईपीएफओ ने ये पोर्टल या एक ये कार्ड इशू करने शुरू किए हैं, जहां पर आपको एक एम्प्लॉई आईडी के साथ साथ या जिसको आप बोलेंगे अकाउंट नंबर मिलेगा। मतलब अगर मैंने पहली बार कहीं पे जॉब ज्वाइन की तो, या अगर मैं कई बार और भी कहीं पे भी ज्वाइन कर रहा हूं, तो मेरा इनिशियली जो सबसे पहली बार मैं रजिस्टर कराऊंगा ईपीएफओ में, या मेरे बिहाफ पे मेरा एम्प्लॉयर मुझे ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर करवाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि मुझे एक अकाउंट नंबर इशू किया जाएगा। अब जब ये अकाउंट नंबर मुझे इशू कर दिया जाएगा, तब मैं अगर बाद में अपनी नौकरी चेंज कर लूं तो मेरा फिर से अकाउंट या फिर से ईपीएफओ अकाउंट नहीं खोलने की जरूरत पड़ेगी। मैं यही अकाउंट नंबर, यही कार्ड जो मेरा बनेगा, ये कार्ड में जाकर दे दूंगा अपने दूसरे एम्प्लॉयर को। वो यहां से इस पे जो 16 डिजिट का नंबर दिया गया अकाउंट नंबर, वो नंबर जो है वो अपने अकाउंट्स में लिख लेगा, और वो फिर इसी फंड में, इसी अकाउंट नंबर में जो फंड कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देगा। कंट्रीब्यूशन की भी हम बात करेंगे, कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट ये है कि अब आपको एक सीमलेस सर्विस मिल गई। दैट इज आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करते भी जाएंगे, तब भी आपका जो ईपीएफओ अकाउंट है वो सभी में सेम तरीके से आगे चलता चला जाएगा, ठीक है। सो इससे आपके फंड में कंटिन्यूटी रहेगी, आपको मिलने वाले बेनिफिट में आपको एक हैसल फ्री सर्विस मिल जाएगी। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईपीएफओ विद रिस्पेक्ट टू प्रोवाइडिंग दिस यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अब इसी अकाउंट नंबर के बारे में और बात करें, सो दैट इज अगेन वी ऑलरेडी नो दैट इज, ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। देन दिस यूनिक नंबर विल बी इंडिपेंडेंट टू द एम्प्लॉयर, मतलब आपका एम्प्लॉयर चेंज होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एम्प्लॉय का जो ये नंबर है दैट विल रिमेन द सेम। ना इसके बाद बात करते हैं, दैट इज पीएफ के लिए, अकाउंट के लिए यूज किया जाएगा एज वी हैव जस्ट सीन। एंड इसमें बस आपको योर केवाईसी जो है वो पूरे करने होते हैं। केवाईसी पूरे करने का मतलब है कि आप अपने से बैंक अकाउंट से लिंक करते हैं, आप इसको पैन से भी लिंक कर देते हैं, एंड ऐसी बाकी चीज़ों से भी इसकी लिंकेज की जाती है। क्यों? ताकि आपको जब पैसे की जरूरत पड़े, जब आप एप्लीकेशन लगाएं कि भाई आपको, अब तो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आ गई है ईपीएफओ की उमंग एप्लीकेशन, जिसकी हमने पहले भी जिक्र किया था। सो उमंग एप्लीकेशन पे आप ये भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, दैट इज फॉर द विड्रॉल ऑफ पार्शियल अमाउंट और द फुल अमाउंट ऑल्सो, एंड कोई भी कंप्लेंट हो तो भी वहाँ पे रजिस्टर की जा सकती है। तो वो जो फंड का डिसबर्समेंट है, क्योंकि आपका लिंक है अकाउंट विद योर बैंक अकाउंट नंबर, सो बैंक अकाउंट में वो अमाउंट को ईजिली ट्रांसफर करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए इसे केवाईसी से भी अपडेट किया गया है या करना अनिवार्य या मैंडेटरी किया गया है। नाउ इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज अबाउट द मिशन। अब इस विजन को कैसे आगे
इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए एक मिशन बनाया जाता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे आर्मी का कोई अगर किसी मिशन पे निकले तो उनको होता है कि इस टेररिस्ट को एलिमिनेट करना है, यहाँ पे अटैक करना है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डिस्ट्रॉय करना है। तो वैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना एक मिशन बनाती है कि वो अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाहती हैं। तो यहाँ पे ईपीएफओ क्या अचीव करना चाहता है, दैट इज टू मीट द evolving needs of the comprehensive social security in the transparent, contactless, faceless and paperless manner। ठीक है, तो मतलब सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहता है ईपीएफओ अपने हर एक मेंबर को, और अपने मेंबर्स का भी बेसिक बढ़ाना चाहता है। ऐसा नहीं है जो उनके पास आएंगे उनको ही वो प्रोवाइड करेगा सर्विस। कोशिश ये है कि हम उनके पास भी जा सकें, या एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम उनको भी कवर अप कर सकें जो अभी अछूते हैं, जैसे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स। ठीक है, उन्हें भी कवर अप करने की कोशिश रहेगी। एंड इसको कितना स्मूथ किया जा सके, ईजी किया जा सके, उसके लिए फेसलेस मतलब कोई ऑफिस में जाने की जरूरत ना पड़े आपको, पेपरलेस मतलब कितना इजीली आप इन चीज़ों को सर्विसेज को यूज़ कर सके। यहाँ पे अगेन उमंग एप्लीकेशन और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का हम एग्जांपल दे सकते हैं कि अब आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ईपीएफओ ने कई सारी चीज़ें और कर दी कि अगर आपको नॉमिनी अगर आपने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो नॉमिनी की एप्लीकेशन भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना है तो आप सेल्फ सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट जो है वो एप्लीकेशन पे या वेबसाइट पे या पोर्टल पे जाके अपलोड कर सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ईजी करने की कोशिश है कि आपको पेपरलेस रहे सर्विसेज, एंड अकॉर्डिंगली यू गेट द बेनिफिट। सो अगेन बिकॉज विजन है निर्बंध सर्विसेज देने का, तो अगेन दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द मिशन ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंगली दिस वी कैन सी हियर। नाउ थर्ड इज टू इंश्योर ईज ऑफ लिविंग फॉर मेंबर्स एंड द पेंशनर्स एंड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, एम्प्लॉइज की तो बात कर ही ली, एम्प्लॉइज के अलावा भी जो एम्प्लायर है उसको भी कितना इजीली आप ये सारे बेनिफिट्स या उसके लिए कितना इजी कर सकते हैं टू कंट्रीब्यूट द फंड एंड अल्टीमेटली गेट द बेनिफिट फॉर देयर एम्प्लॉइज ऑल्सो, उसको भी इजी करने की कोशिश है। क्योंकि एम्प्लायर्स ही फंड करने वाला है, अल्टीमेटली जो कंट्रीब्यूशन जमा कराएगा, डिपॉजिट कराएगा, वो एम्प्लायर ही है। सो एम्प्लायर के लिए भी चीज़ें इजी रहे, उसके ऊपर कोई अननेसेसरी बर्डन या प्रेशर ना बने, क्योंकि उसके लिए फिर उस कंप्लायंस की वजह से उसके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो कहेगा कि इतने सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं, ईपीएफओ एक और कंप्लायंस मेरे ऊपर थोप रहा है, तो मेरे लिए बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो ऐसा उसे ना लगे, इसलिए ईपीएफओ ने का मिशन ये भी रहेगा कि उन्हें भी वो सहूलियत दें, उनके लिए भी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो मेंटेन करें। ठीक है ना, इसका बड़ा परफेक्ट एग्जांपल जो अगर मैं अगेन कोविड टाइम से यूज़ करूं तो आत्मनिर्भर रोजगार योजना जो है उसमें इसका रिफ्लेक्शन हमें आता है, जहां पे ईपीएफओ को एम्प्लायर्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, जहां पे देखा गया कि एम्प्लायर अभी सक्षम नहीं हो पा रहा बिकॉज उन खुद ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और खुद ही उनके पास काम नहीं चल रहा है। तो इफ़ दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग देन हाउ दे विल गिव सम एनी काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द एम्प्लॉइज ऑल्सो। तो वहाँ पर आत्मनिर्भर रोजगार योजना में काफ़ी जो है ईज जो है वो एम्प्लॉइज को भी एम्प्लॉयर्स को भी दिया गया। मैं स्कीम को अभी यहाँ डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अब उस स्कीम के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। वो 2020 की स्कीम थी, वो आपके प्रीवियस जो है ईपीएफओ ईओएओ का जो पेपर हुआ था उसमें आने के चांसेस ज़्यादा थे। आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग द स्कीम्स। जैसे मैंने बोला कि ईपीएफओ 3 तरह की स्कीम जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे पहले आपका प्रोविडेंट फंड स्कीम आ जाती है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952। इसके बाद हमारे पास 2 स्कीम्स और भी हैं, पेंशन स्कीम 1995 एंड देन इंश्योरेंस स्कीम 1976। जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन आर दिस की कॉन्सेप्ट सीरीज इटसेल्फ। तो आज मैं बाकी की 2 स्कीम्स की बात करूंगा, जहां पे हम बात करेंगे पेंशन स्कीम की एंड देन इंश्योरेंस स्कीम की। तो बात करते हैं सबसे पहले अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोविडेंट फंड स्कीम। मैं ऑलरेडी इसमें डिस्कशन कर चुका हूं तो उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस 2 चीज़ें हाईलाइट करूंगा। एक तो ये कि इसमें जो एलिजिबल मेंबर्स रहेंगे या एम्प्लॉय जिनको कवर अप किया जाएगा वो है ऐसे एम्प्लॉय जो 15,000 से कम कमाते हैं, तो मेन हम उन्हें कवर अप करना चाह रहे हैं। इसके अलावा बट इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि मैं अपने उन वर्कर्स को भी इसमें रजिस्टर करवा लूँ जो 15,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, तो उनको भी किया जा सकता है। बस उनको
नॉन एलिजिबल एम्प्लॉइज माना जाएगा और इसके लिए जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है उसकी परमिशन लगेगी, वो परमिट कर देगा तो दे विल ऑल्सो बी enrolled as non-eligible members into the schemes। तो मतलब वो भी इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। एम्प्लॉयर क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज एम्प्लॉयर वांट टू गिव दिस बेनिफिट टू देयर एम्प्लॉइज ऑल्सो। अदरवाइज उनके पास जो उनके ऊपर जो मैंडेटरी कंडीशन है वो सिर्फ उन वर्कर्स के लिए जो 15,000 से कम कमाते हैं, उनको मैंडेटरी है देना, उनसे ऊपर एज ऑप्शनल और काइंड ऑफ अ recommendations or it is up to the employers that whether they want to register their employees for that purpose or not। ठीक है जी, अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद। नाउ नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू कंट्रीब्यूशन, इस पर मैं पहले बात कर चुका हूं, तो सिंपल फॉर्म में आपको बस बताऊंगा कि इसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का जो है वो उसका बेसिक वेजेस प्लस डेंस अलाउंस एंड अगर रिटेंशन अलाउंस दिया जाता है तो ये तीनों चीज़ों का 12% जो निकलेगा वो एम्प्लॉइज की सैलरी से कटेगा और वो इस फंड में कंट्रीब्यूट किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर। और दूसरी बात, एम्प्लॉयर डायरेक्टली भी जो है वो अपनी तरफ से भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो वो अपनी तरफ से भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। तो उसको मैं फिर से इलैबोरेट कर दूं कि एम्प्लॉई का जो सैलरी है, मतलब अगर आपने उसके बेसिक वेजेस को प्लस किया विद डेरेंस अलाउंस प्लस रिटेंशन अलाउंस और ये बन गया 10,000 रुपये। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल हेयर, ये बन गया 10,000 रुपये। तो 10,000 का अब आप निकालेंगे 12%। 10,000 का 12% जब आप निकालेंगे तो ये आपके पास 1,200 रुपये का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक कह रहा हूँ? तो 1,200 रुपये का अमाउंट जो है ये एम्प्लॉई की सैलरी से डिडक्ट होगा और वो इस फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी डिडक्ट करने की और कंट्रीब्यूट करने की? एम्प्लॉयर की। ठीक है, एम्प्लॉई को बस एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो मिलता रहेगा और जिसको वो ईपीएफओ के वेब पोर्टल पे जाके भी एक्सेस कर सकता है। वो देख सकता है कि एम्प्लॉई का जो ये जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर या मालिक जो है टाइमली कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, या जमा करवा रहा है कि नहीं करा रहा, डिपॉजिट करवा रहा है कि नहीं करा रहा। नाउ अब ये जैसे हमारा 12% का अमाउंट बना तो ये 12% की कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को भी करनी है। ठीक है, तो और ये एम्प्लॉयर की तरफ से है, तो डिडक्शन जो है एम्प्लॉई की सैलरी है सिर्फ 12% के हिसाब से 1,200 रुपये की है इस एग्जाम्पल में, और बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड ये भी 1,200 रुपये रहेगा। दैट इज अगेन 12% ऑफ द दिस फॉर्मूला, दैट इज बेसिक वेजेस, डेज अलाउंस एंड अगर कोई रिटेंशन अलाउंस दिया जाता है तो मतलब टोटल जो कंट्रीब्यूशन फंड गया, तो मतलब जैसे अभी आपका मई मंथ है तो मई मंथ की जब कंट्रीब्यूशन जाएगी तो सिर्फ 1,200 नहीं जाएगी, इसमें 1,200 और प्लस किया जाएगा क्योंकि जो एम्प्लॉयर की तरफ से आ रहा है, तो 2,400 रुपये की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। ठीक है, 2,400 रुपये का फंड जो है पर मंथ के बेसिस पे बिल्टअप होता चला जाएगा और जैसे जैसे सैलरी की जैसे कैलकुलेशन रहेगी वो आगे अच्छा खासा फंड जो है वो बन जाता है इस पेंशन स्कीम के अंदर। नाउ अब ये कंट्रीब्यूशन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एम्प्लॉय का पैसा कहाँ जाता है और एम्प्लॉयर कहाँ जाता है, ये टोटल पैसा आएगा कैसे ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस मनी। नाउ जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो पूरा का पूरा सिर्फ एक ही स्कीम में जाएगा, दैट इज पूरे के पूरा 12% जो है वो एक ही स्कीम में जा रहा है, वो है प्रोविडेंट फंड स्कीम में। लेकिन जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट जो प्रोविडेंट फंड स्कीम में जाएगा, नंबर 1 स्कीम जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद पेंशन स्कीम जो हम नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, और तीसरा इंश्योरेंस स्कीम जो नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो एम्प्लॉयर का 12% है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है पेंशन फंड में जहां पे 3.67% जाएगा, दूसरा पार्ट है प्रोविडेंट फंड में 3.67% जाएगा, पेंशन फंड में 8.33% जाएगा, एंड देन इंश्योरेंस फंड जो है उसमें 0.5% जाएगा, एंड देन देयर विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस बिकॉज इस सारे फंड को ईपीएफओ को मैनेज करने में भी पैसा लगेगा, दे नीड टू रन देयर ऑफिस ऑल्सो, सो उसके लिए भी 0.5% जो है वो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये एड ऑन है, ये एड ऑन कंट्रीब्यूशन रहेगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड इनटू द फंड, क्योंकि अगर आप इन दोनों को प्लस कर दें तो दिस इज योर 12% इटसेल्फ। तो ये 12% पूरा हो जाता है,
इसके अलावा ये जो दोनों है 0.5% 1% जो बनेगा, ये एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर को देना होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया सारा ये कैलकुलेशन। सो आज मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ चीज़ों के, बिकॉज अदरवाइज यू मे मिस द पॉइंट। सो इसलिए मैं इसे कवर अप इस वे में कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मैक्सिमम मिल जाए। सो आई होप नाउ इट इज़ वेरी वेरी क्लियर दैट इज एम्प्लॉयर का पैसा कहाँ जा रहा है और एम्प्लॉय का पैसा कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर का हमने देखा 12% पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड में आ रहा है, और एम्प्लॉयर का जो पैसा है वो डिवाइड हो रहा है। पहले एम्प्लॉयर जो है 3.67% जो है प्रोविडेंट फंड में देगा, और 8.33% वो पेंशन में देगा, और इंश्योरेंस स्कीम में 0.5 एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में भी 0.5। ठीक है जी, ये आपको एग्जाम में आता है ईपीएफओ के एग्जाम में, तभी मैं आपको दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। ये नंबर्स याद रखना, ये नंबर्स एज इट इज आ सकते हैं आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एज विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम दैट इज पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम 1995 में लेके आई गई, जिसका उद्देश्य ये है कि हम जितने भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वर्कर्स हैं उनको हम कवर अप कर लें, उनको इस बेनिफिट को प्रोवाइड कर सकें। तो इसमें हर वो वर्कर जो ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है उसको एक पेंशन स्कीम देने की कोशिश है, जहां पर अब लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। द लिमिट इज नाउ विद रिस्पेक्ट टू पेंशन, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे आप वेजेस काउंट करेंगे वो 15,000 के वेजेस है। ये सेम ही है, ये क्राइटेरिया जो है ये सेम है फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर इनटू द ईपीएफओ और ईपीएफओ एक्ट के अकॉर्डिंग। सो एलिजिबल एम्प्लॉई कौन है जो 15,000 से कम कमा रहा है, चाहे वो तीनों स्कीम्स में सेम ही क्राइटेरिया रहेगा। एंड इसके अलावा जो पेंशन बेनिफिट्स हैं उसकी कैलकुलेशन जो है अकॉर्डिंगली हम करते हैं, बट उसको मैं अभी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली 6500 के आसपास की जो है वो पेंशन बन जाती है आफ्टर द रिटायरमेंट विच विल बी प्रोवाइडेड, एंड दैट विल बी 58 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ना ये पीपीटी पीडीएफ में कुछ कीवर्ड्स भी हैं जो आपको मैं हैंडआउट के फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा इन द टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पे जरूर देख लीजिएगा। तीसरी स्कीम की बात करते हैं, दैट इज एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम की, जो आपकी आती है 1979 में और 1976 में। और 1976 की स्कीम का जो मेन उद्देश्य है वो लाइफ इंश्योरेंस है। ये लाइफ इंश्योरेंस कवर देता है टू द सब्सक्राइब मेंबर्स, जैसे कि हमने बात किया कि इतने 24 करोड़ 77 लाख के आसपास जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉइज या सब्सक्राइबर्स से जुड़े हुए हैं, उन सबको इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिला हुआ है साथ के साथ। और ये दिस इज लाइफ इंश्योरेंस, सो इट विल बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ डेथ इटसेल्फ। एंड इसकी कैलकुलेशन जो है बोर्ड पर दी गई है। मैं अभी इस कैलकुलेशन को नहीं कर रहा हूँ फॉर द स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि हमने की कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, तो यू कैन गो थ्रू दिस कैलकुलेशन लेटर ऑन ऑल्सो। नाउ एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ आपको एग्जाम में आ सकती है, जो मैं हैरान हूँ कि ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक अपनी वेबसाइट पर अपडेट नहीं की है, दैट इज दिस कवरेज पार्ट। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो इसमें इंश्योरेंस कवर है, जो लाइफ इंश्योरेंस का कवर है वो 6 लाख कर दिया। मतलब अगर किसी भी रीज़न से लाइफ जाती है एम्प्लॉई की, तो उसको 7 लाख का कवर अब मिलेगा, 7 लाख रुपए का कंपनसेशन मिलेगा। पहले ये लिमिट 6 लाख हुआ करती थी, दैट हैज़ बीन इंक्रीज। सो जो चेंज आया है पॉलिसी में वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको एग्जाम में ये 7 लाख का नंबर जो है पूछा जा सकता है कि कितना इंश्योरेंस कवर है इस स्कीम के अंतर्गत। ना आगे बढ़ेंगे, दैट इज नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन। हम बात कर रहे हैं ESIC की, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि बनी है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के थ्रू। एंड एक्ट जो है वो आपका 1948 में आया, और जो ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट होगी वो फाइनली 1952 में हो जाएगी। एंड द डे ऑन विच दिस एक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इज सेलिब्रेटेड एज ESIC डे, दैट इज 24 February 1956। ठीक है जी। नाउ इसको पहले कुछ रीजन से अप्लाई किया गया, जैसे कि जो मेन इंडस्ट्रियल हब रहे, जैसे कानपुर और दिल्ली में अप्लाई किया गया, एंड देन इट वाज अप्लाइड थ्रू आउट इंडिया। एंड इसका जो मेन उद्देश्य है, कई सारे बेनिफिट, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करने का है, जिसमें कि कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो जिनके लिए ऑलरेडी कुछ एक्ट बने हुए थे, उनको उसने सब्स्यूम कर लिया, जैसे कि मटर्निटी बेनिफिट एक्ट। नॉट सब्स्यूम वर्ड नहीं यूज करेंगे, बट वी विल यूज द टर्म
दैट इज जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में हो गया या वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट में जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो बेनिफिट जो है वो ESI के थ्रू भी दिए जाते हैं। जैसे कि जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ESIC के साथ रजिस्टर करवाएगा, उससे मेन जो मैटरनिटी बेनिफिट देना है वो उसे खुद से ना पे करके उसके बिहाफ पर जो ESIC ऑर्गेनाइजेशन है, ESIC वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। लेकिन सर ये कंपनसेशन मतलब जो अर्न लीव्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही एम्प्लॉयर्स का जो मैटरनिटी बेनिफिट बनता है, जो उनको पेड लीव्स का प्रोविजन बनता है 26 वीक्स वाला, वो सारा ESI देगी। ये सिर्फ मार्जिनलाइज वर्कर के लिए है, जो लोअर नीचे कम सैलरी या कम वेजेस कमाने वाले वर्कर्स, उनके लिए बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है जी। ये मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ इन ESIC वाला टॉपिक, जहाँ पे हमने की कॉन्सेप्ट सीरीज में ESI एक्ट को कवर अप किया था और इस इंश्योरेंस स्कीम को कवर अप किया था, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नाउ हमने बात की है पहले भी रिगार्डिंग कि क्या क्या बेनिफिट देता है ESIC। सो यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबिलिटी बेनिफिट एंड देन मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको अगर आप हॉस्पिटलाइजर हो रहे हैं। एंड हमने देखा था ESI जो है खुद भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। देन यू हैव benefit to the dependent in the case of death of the employee, and then you have the sickness benefits also. So these are the benefits which ESIC provide. इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ पहले की कॉन्सेप्ट सीरीज में। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हो और पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं सारे, तो उनको भी कवर अप कर लेना ताकि सारे एस्पेक्ट आपके कवर अप हो सके। नाउ इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट एस्पेक्ट पे, दैट इज मैं कुछ स्कीम्स भी आपको इसमें साथ में दे रहा हूँ। ये एक बोनस है बिकॉज अदर स्कीम जो है अलग से कवर अप की जाती हैं इन आर दिस एक्ट ऑल्सो, इन दिस सीरीज ऑल्सो, बट क्योंकि ये लास्ट सेशन है तो मैं आपको कुछ बोनस दे रहा हूँ। उसके साथ साथ आपको एक अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है विच वॉज बीन लॉन्च इन 2018। तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना इस करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको जरूर गो थ्रू करिएगा बिकॉज ये लेटेस्ट स्कीम है जो आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा एक पुरानी स्कीम भी है या पहले की स्कीम चलती हुई जो चल रही थी वो भी है, वो भी आपको कवर अप कर लेनी चाहिए बिकॉज एग्जाम में अगर ऑप्शंस में भी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऑप्शंस में भी स्कीम का नेम आ जाए तो आप इसे आंसर कर सकें। दैट इज राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है। अब इसकी इतनी बात नहीं होती है, अब अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की ही बात है, बट दोनों प्रोविजंस को आप एक बार कंपेयर करके ध्यान दीजिएगा, दैट विल बी यूजफुल। मैं आपको यहाँ से दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, दैट इज टू द डैशबोर्ड ऑफ ESIC, जहाँ पे हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग और व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट जहाँ पर ये काम करती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ESIC खुद से हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी बनाती है, तो ESI का डैशबोर्ड है जो हम अभी देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ लेबर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का के थ्रू ये डैशबोर्ड बनवाया गया, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। तो सबसे पहली बात, एज प्रेजेंट देयर आर 154 हॉस्पिटल्स रन बाय ESIC इटसेल्फ, ठीक है। तो मतलब जो ये फंड इकट्ठा होता है ESI में थ्रू द वेरियस स्कीम्स एंड ऑल, सो उस फंड को यूटिलाइज करते हुए, और गवर्नमेंट फंड को भी गवर्नमेंट भी इसमें, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं कि अभी ESIC जो है वो 154 हॉस्पिटल्स रन कर रहा है, 1595 डिस्पेंसरीज रन कर रहा है, और ये स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे फैक्ट्री ज़्यादा हो, जो आपका इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो, वहाँ पे ज़्यादातर ये एस्टेब्लिशमेंट्स हम देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं अबाउट द बेनिफिट्स। सो रिगार्डिंग द बेनिफिट जो क्लेम सेटल किए गए 2023 तक, अप्रैल 2023 तक, वो है 15,460 मैटरनिटी बेनिफिट्स, और ऐसे ही बाकी सिकनेस बेनिफिट्स, परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट आप देख सकते हैं, एंड डिपेंडेंट बेनिफिट्स, एंड यू हैव देन अटल बिहारी बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। सो अब इसमें कितने बेनिफिट दिए गए सारा इस डैशबोर्ड में दिया गया है। ये नंबर्स आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट इट इज़ जस्ट फॉर द ओवरव्यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल जैसे इसमें अटल बिहारी वाजपेयी बीमित व्यक्ति कल्याण योजना जो है, अब उसमें कितने, अगर गवर्नमेंट अपने डैशबोर्ड पे इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट कर रही है तो मतलब स्कीम की टेक्निकलिटीज़ और डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। सो इसलिए मैं आपको ये PPT PDF के फॉर्म में दूंगा इन द टेलीग्राम चैनल, आज ही मिल जाएगा।
और आई विल ट्राई कि मैं आपको सारे ही जो की कॉन्सेप्ट सीरीज़ के पीडीएफ्स हुए हैं, पीडीएफ बने हैं इन पूरी सीरीज़ के, वो एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं। तो इसके लिए आपको पहले ही टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सारे बेनिफिट जो हैं, ये सारे हैंडआउट जो हैं या पीपीटी पीडीएफ मटेरियल मिल सके। ठीक है, तो ये एक बोनस है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग नाउ और बेसिकली हु हैव कवर्ड दिस होल सीरीज। ठीक है, आज लेक्चर 20 के साथ ही हमारा पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो ख़त्म हो गया है ऑफ दिस सीरीज। नाउ अब बात आते हैं, अब हम आते हैं अपने लास्ट एस्पेक्ट पे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑल दी स्कीम्स। नाउ अब इस पूरी की कॉन्सेप्ट सीरीज को आपने बहुत शिद्दत से देखा है, अच्छे से फॉलो किया है एंड मुझे भी काफ़ी इंकरेजमेंट मिला है ताकि मैं आपको आगे भी ऐसे ही कुछ नए सीरीज़ और नए मटेरियल कंटेंट के साथ आपको आगे भी कोशिश करूँ हेल्प करने की इन योर EPFO, APFC एंड EO एग्जामिनेशन। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक फॉर ऑन दिस होल सीरीज़ ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कितने अच्छे से इस सीरीज़ को फॉलो करते रहे हैं और क्या आप और एक्सपेक्ट करते हैं और क्या आपको अच्छा लगा इस पूरी सीरीज़ में, या अगर कुछ और फीडबैक भी है तो आप इस वीडियो के जो चैट बॉक्स है उसमें और प्लस जो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसमें जाके आप मुझे ज़रूर बताएं। काफ़ी एफर्ट लगे हैं और आपके और मेरे 20 लेक्चर में हमने पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के की कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर दिए हैं। ये एक कुंजी समझ लीजिए, की कॉन्सेप्ट इंग्लिश में और हिंदी में कुंजी बोलूँगा, ये कुंजी है जो आपको हेल्प करेगी इन योर फाइनल अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसमें दिए हुए कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा, मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिएगा। इसलिए मैं आपको एक सारे के सारे हैंडआउट जो हैं या पीपीटी पीडीएफ फिर से शेयर करने जा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। सो वहाँ से डाउनलोड करके रखिए, उसको रिवाइज कीजिए, नोट्स में ऐड कीजिए सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड दिस इज ऑल विच आई विल से विद रिस्पेक्ट टू दिस की कॉन्सेप्ट सीरीज। और दूसरे पार्ट में एज आई ऑलवेज से कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी लैक कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी, मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड इनटू दिस कोर्स और जो हमने अलग से इंडिविजुअल कोर्स चलाया है फॉर द पर्पस ऑफ कवरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटिंग। तो इसको हमने अलग से कोर्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ है, मॉड्यूल बनाया हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो जीएस तो तैयार कर ही रहे होंगे, साथ में CSET की भी तैयारी या इंग्लिश क्वांट्स मैथमेटिक्स की तैयारी तो कर ही रहे होंगे। लेकिन उनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉ और अकाउंटिंग वाला पार्ट है वो सिर्फ इसी एग्जाम में आता है, तो वो कवर अप नहीं हुआ होगा। इसलिए हमने अलग से ये मॉड्यूल बनाया हुआ है। मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस सीरीज आल्सो हैज ऑलरेडी इनरोल्ड फॉर दिस कोर्स। आप इंडिविजुअली भी अगर अभी भी नहीं परचेज किया है या इनरोल किया है और अभी भी तैयार नहीं किया आपने इन कॉम्पोनेंट्स को, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपने फुल कोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, आपका GS भी नहीं हुआ है और CSET भी नहीं हुआ है, तो आप हमारा फुल कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने अब इसमें क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर दिया, तो यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स। अगर आपको लगता है कि अब आपके पास समय कम है तैयारी के लिए, तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस होल सीरीज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज गिव मी योर फीडबैक एंड जाते जाते आपको अपना फिर से मेल ID दे के जाऊँगा ताकि हम एक साथ जुड़े रहें, बने रहें और आपको और मुझे, हम दोनों में एक अच्छा एसोसिएशन जो है वो बना रहे तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम आप क्लियर आप करें और सिलेक्ट आप हो जाएं। ठीक है, तो दिस इज माई मेल ID, दैट इज wisdom.deepak@gmail.com. Do share your feedback here also. I would like it really give me a motivation. हम सबको, पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है to give you something better from the previous. ठीक है, तो जो भी आपको लगे आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो हमें इस चैट बॉक्स में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाके आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं एंड बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलती है ऐसे, तो प्लीज़ शेयर भी कर दिए उनके साथ इस पूरी सीरीज़ को ताकि दे कैन ऑल्सो टेक द बेनिफिट ऑफ दिस होल सीरीज़। एंड इंडिविजुअली अगर आप उससे कुछ पर्सनली शेयर करना चाहते हैं तो उस मेल ID पे भी शेयर कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज दीपक ठाकुर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे एंड विल नॉट बी कमिंग अगेन फॉर दिस सीरीज बट मे बी कमिंग फॉर समथिंग न्यू, दैट विल डिपेंड अपॉन योर फीडबैक। जैसा आप फीडबैक देते हैं हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ नया लेके आने की और फिर से आपसे रूबरू होने की मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।